नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और अपकमिंग आईपीओ की, जो कि आपको इस वीक में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ जो है विराज स्टील का है। तो विराज स्टील एंड पाइप की कंपनी है, उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये कंपनी जो है ब्लॉक्स बनाती है आयरन्स के, और रॉड्स बनाती है, ट्यूब्स बनाती है। तो जो उसका काम है बेसिकली वो आयरन का है। स्पॉक आयरन करके कह सकते हैं आप। टीएमटी बार्स जो होती हैं वो ये बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बेसिकली या हिंदी में कहें तो जो आपके सरिया होते हैं जो कि मकानों में लगाया लगाया जाता है, वो भी यही मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। तो जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हैं, जानेंगे कि इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, अप्लाई करें, जानेंगे कि कंपनी बेसिस पे स्ट्रांग है, आईपीओ क्यों लेकर आई है। तो ये सब डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड आईपीओ की। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये कंपनी जो है विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2004 में, यानी कि 20 साल तकरीबन हो चुके हैं इस कंपनी को। ये आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्ग आयरन करके है, एमएस बिटलाइंस है, और टीएमटी बार्स जो होती हैं, सरिया होती हैं, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है इसी ब्रांड के अंडर में होती है, जिसका नाम है विराज आयरन के नाम से। अगर हम बात करें तो कंपनी रन करती है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके। बेसिकली पहला आपको रायपुर में देखने को मिलेगा और दूसरा बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कवरिंग की अगर बात करें तो 52.93 एकड़ में ये फैली हुई है। 31 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टोटल इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की करें तो 2,31,600 टन पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक बार कंपनी की साइट पर आप जाएंगे और देखेंगे कि क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड को देखेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि ये ट्यूब्स बनाती है, बार्स बनाती है, ब्लॉक्स बनाती है, और सबसे बेसिकली जिसको आपकी डेली रूटीन में जानते हैं, सरिया जो होती हैं, जो कि मकानों में लगती हैं या किसी भी जगह मैन्युफैक्चरिंग में लगती हैं। ये देखिए ये सारा मैन्युफैक्चरिंग यही कंपनी करती है। तो मोटा मोटा कहा जाए तो उसका यही काम है। द कंपनी इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट कैपेसिटी 57,600 TPA फॉर बिल्ड्स बनाती है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रोलिंग माइल स्कैन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है टीएमटी बार, जिसकी कैपेसिटी है 54,000 TPA। तो ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो है जो बार्स बना रही है और टीएमटी सरियाज जो होती हैं वो उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में अगर हम देखेंगे तो स्पोरी आयरन है, टीएमटी बार्स है, और एमएस बिटलैंड है। आप उसके अलावा देखेंगे तो पिलर्स हैं, प्लग आयरन्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए एंड टू एंड यूजर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी अच्छा है इसका स्कोप अगर आप देखेंगे तो। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट 26 जून को आईपीओ आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी 26 जून से लेके 28 जून के बीच में ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू रखी गई है कंपनी की तरफ से। प्राइस बैंड रखा गया 195 रुपये से 207 रुपये। हमें कट ऑफ प्राइस 207 यूज़ करना है। 72 शेयर का लॉट होने जा रहा है। 171 करोड़ का जो है इसका इशू साइज है, जिसमें पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 171 करोड़। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट बनता है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो एक लॉट में करीबन 72 शेयर आपको मिलने वाले हैं। 14,904 रुपये आपको पे करने हैं। वहीं अगर रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट की बात करें तो 13 लॉट्स है, 936 शेयर आपको मिलेंगे, 1,93,000 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल एचएनआई में तो 14 लॉट मिनिमम अप्लाई करने होंगे आपको, 1,008 शेयर मिलेंगे, 2,08,000 रुपये पे करने हैं। एचएनआई में मैक्सिमम आपको 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 4,824 शेयर और 9,98,000 रुपये। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई करेंगे, 4,896 शेयर मिलेंगे और 10,13,472 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर कौन कौन है इसके। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं आपको दिखेंगे, गोपाल स्पोंग एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड करके है, और वीए ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, और विजय आनंद जनवर जी हैं। तो ये आपको इसको प्रमोटर दिखाई देंगे। और अच्छा है जो अगर इसके हम इश्यूएंस की बात करें, प्री इश्यूएंस कितनी होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, वो 99.99% के लगभग है, यानी 100% के लगभग प्रमोटर के पास ही है। तो फर्स्ट टाइम ये आईपीओ जो है लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि इक्विटी में डाइल्यूट कर रहे हैं अपना। तो अगर हम इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से बूस्ट स्टेप कंपनी है, जो कि खुद ही कहीं से भी कर्जा ले बिना इक्विटी डाइल्यूट किए हुए खड़ी हुई है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें पोस्ट इस आईपीओ के, तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि इस आईपीओ के आने के बाद कितना होल्डिंग प्रमोटर के पास
पास रह जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू का पोर्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब पूरा का पूरा आईपीओ जो है कंपनी ने फ्रेश इशू के लिए निकाला है, सो दैट कि पूरा पैसा कंपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट होगा। क्यूआईबी के लिए अगर रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो 50% का पोर्शन क्यूआईबी के लिए कंपनी ने दिया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। वहीं एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहाँ 15% का पोर्शन है। तो रिटेलर के लिए काफ़ी अच्छा है, 35% यहाँ भी मिल रहा है। आईपीओ का साइज नो डाउट काफ़ी बड़ा नहीं है, पर 35% का पोर्शन काफ़ी अच्छा है रिटेलर के लिए। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रॉग है। फाइनेंशियल पैरामीटर पर क्या कंपनी बोलती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनेंशियल पैरामीटर होता है, जहाँ कंपनी की असली स्ट्रॉन्ग पता लगता है कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगी या नहीं सर्वाइव करेगी। तो 2021, 22, 23 का 3 साल का देखेंगे, और अभी जो थर्ड क्वार्टर का कंपनी ने दिया अपडेट 31 दिसंबर 2023 तक का क्या रहा। 31 दिसंबर 2023 तक की दोस्तों बात करें तो एसेट कंपनी के पास 253 करोड़ के लगभग थे। वहीं रेवेन्यू पीस की बात करें तो 304 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 करोड़ के लगभग देखने को मिला है। नेटवर्थ कंपनी की 187 करोड़ की थी। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे 162 करोड़ के थे, और टोटल बोरिंग यानी उधारी 49 करोड़ के लगभग की देखने को मिली। पिछले 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो एसेट की बात करें तो 2021 में कंपनी पे 126 करोड़ के एसेट थे, 22 में बढ़ के 150 करोड़ हुए, और 23 में बढ़ के 191, और अभी 253। तो एसेट में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, यानी कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो काफ़ी अच्छी गुड ग्रोथ कह सकते हैं हम। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 2021 में कंपनी पे 290 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू था, 414 करोड़ हुआ 22 में, 23 में 517 हो गया। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया रेवेन्यू में भी, डबल से ऊपर पहुंच गए। एक्सीलेंट ग्रोथ कह सकते हैं रेवेन्यू पार्ट पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 में था 10 करोड़, 22 में बढ़ के हो गया 28 करोड़, 23 में 54 करोड़। यहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। नेटवर्थ पोर्शन की अगर बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 57 करोड़ था 21 में, 87 करोड़ हो गया 22 में, और 23 में बढ़ के हो गया 140 करोड़, अभी 187 करोड़, यानी कि करीबन 57 से 187 करोड़ रुपये आया। एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है नेटवर्थ पे भी। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी ने इंक्रीज़ किए हैं अपने, 52 करोड़ के लगभग थे 21 में, 22 में बढ़ के हुए 82 करोड़, 23 में बढ़ के हुए 135 करोड़, अभी आज की डेट में 162 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छा रिजर्व सरप्लस कंपनी ने मेंटेन किया। एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है यहाँ भी। कर्जे की बात करें तो कर्जा जो कंपनी पे डेप्थ था या बोरिंग था वो 45 करोड़ के लगभग था 21 में, 22 में 42 करोड़ रहा, 23 में 22 करोड़ के लगभग हो गया, अभी 49 करोड़ है। तो यहाँ जिगजैग परफॉर्मेंस रहा, लेकिन ये फिर भी एक कंसर्न है, क्योंकि बोरिंग किसी भी कंपनी का कंसर्न रहता है, पर इस कंपनी के लिए थोड़ा सा कंसर्न कम है। बिकॉज क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टोटल बोरिंग कंपनी पे उधारी जितनी है, यानी 49 करोड़ की उधारी है, उसके एवज में अगर रिजर्व सरप्लस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 162 करोड़ के लगभग, यानी कंपनी जब चाहे तब अपने रिजर्व सरप्लस से बोरिंग को खत्म कर सकती है। ऐसी कंपनी को हम कैश रिच कहते हैं, जहाँ बोरिंग से ज़्यादा, डेप्थ से ज़्यादा कंपनी पे ऑलरेडी सरप्लस में पैसा पड़ा हो। तो ये कैश रिच कंपनी की श्रेणी में आती है, जहाँ 162 करोड़ कंपनी पे पहले से ही पड़ा हुआ है एडवांस में। तो ऐसी कंपनी का बोरिंग जो है वो अनदेखा किया जा सकता है। कुल मिला के अगर फाइनेंशियल पैरामीटर को देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और गुड परफॉर्मेंस दिख रहा है, यानी कि एवरेज से ऊपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ का जो है वो 682 करोड़ का है, तो ये माइक्रो स्मॉल कैप में आएगा। आरओई की बात करें तो 27 के लगभग दिख रही है, 27%, 28% के लगभग, एक्सीलेंट कह सकते हैं इसे। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25% के लगभग, ये भी एक्सीलेंट कैटेगरी में है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो हमने पहले भी बोला है कि काफ़ी अच्छा है, 1 से नीचे काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ डेब्ट टू इक्विटी 0.27 है, तो ये भी हम अच्छा मान सकते हैं, बहुत बढ़िया है कैटेगरी में। RONW की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया कंपनी ने, यानी आप देख सकते हैं 27.78, यानी कि 24% के लगभग आपको मार्जिन दे दिए। तो सारे पैरामीटर अच्छे हैं। EPS की बात करें तो प्री IPO 21 है, पोस्ट IPO 18 होगा। PE रेशियो की बात करें तो 9.48 है, और उसके IPO के आने के बाद 11.49 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो कंपनी ने डिमांड किया, वैल्यूएशन किया, वो ओके है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं मांगा है। तो मतलब जो कंपनी ने डिमांड रखा है वो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी काफ़ी अच्छा जाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ इन्वेस्टर के लिए स्कोप छोड़ा है ताकि वो अपना पैसा बना पाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल की अगर बात करें तो दोनों में ही कंपनी स्ट्रांग है दोस्तों। फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली देखा जाए तो अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, काफ़ी अच्छा है, 15 से काफ़ी ऊपर है। ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी 15 से काफ़ी ऊपर है। डेब्ट टू इक्विटी 1 से नीचे है। RONW 10 से ऊपर है। तो सारे ही पैरामीटर वेरी स्ट्रांग है, मतलब फाइनेंशियली फंडामेंटली को कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा बेनिफिट देगी ये कंपनी। उसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी फाइनेंशियली अगर हम देखें तो हम लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल पैरामीटर के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, आगे चल के कैसी रहेगी। पर अभी तक की जो स्टोरी बता रही है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफ़ी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है।
तो अच्छा ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। तो कंपनी को है फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट जो इनके बिलासपुर प्लांट के लिए उसमें चाहिए। उसके अलावा प्री पेमेंट और बोरिंग जो कंपनी ने HDFC बैंक के थ्रू ले रखा है उसको भी कर्जे को हटाना है कंपनी को। और उसके अलावा बिलासपुर प्लांट में जो है थोड़ा एक्सपेंशन करना है प्रोजेक्ट को, उसके लिए पैसा चाहिए। तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिशन टुवर्ड्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तो इनका बिलासपुर में है प्लांट, उसके लिए चाहिए। और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो इन्हीं 4 पर्पस के लिए चाहिए। तो यहाँ काफ़ी अच्छा है ये। तो मतलब जो भी आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू कंपनी का ग्रोथ के पर्पस से ही सारा पैसा यूज़ किया जा रहा है। जो भी 1000 करोड़ का IPO लाया गया है वो सारा का सारा इसी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं दिख रही है अभी। तो अगर देखा जाए हाल फिलहाल में विराज आयरन एंड स्टील IPO की अगर हम बात करें तो 207 रुपये प्राइस बैंड है, सिर्फ 40 रुपये GMP चल रहा है। तकरीबन 19 से 20% के लगभग ये ट्रेड कर रहा है अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड लिस्टिंग अगर दिखा रहा है। और फायर रेटिंग की बात करें तो 5/3 के लगभग की दिख रही है। तो 19 से 20% के लगभग की लिस्टिंग गेन है और फायर रेटिंग 3 की है। IPO का इशू साइज की बात करें तो 171 करोड़ के लगभग का है। वहीं 72 लॉट आपको 72 शेयर एक लॉट में मिलेंगे। 26 जून को ओपन होगा, 28 जून को क्लोज होगा और 1 जुलाई को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन की कि एक लॉट पे लिस्टिंग गेन हमें कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन पर लॉट की कि एक लॉट पे कितना बन रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिर्फ 20% के लगभग ही है। तो एक लॉट पे आपको 2800 से लेके 3000 के बीच में लगभग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 14800 के लगभग की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर केवल 28800 ही रुपये बन रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 40 का लगभग GMP चल रही है। 72 शेयर का लॉट है, 40 × 72 2880। तो 14000 के लगभग 2800 मतलब 16,500 रुपये के लगभग आपके बन रहे हैं पहले ही दिन। पर GMP दोस्तों कुछ भी फिक्स नहीं होता क्योंकि GMP मार्केट अप डाउन करता रहता है। अब जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक इतना है, मे भी शायद आगे इंक्रीज करे या डिक्रीज भी कर सकता है। पर अगर लिस्टिंग गेन के पर्पज से देखें तो हमारे क्राइटेरिया को अभी भी मैट नहीं कर रहा है क्योंकि सेफर साइड जो है 20 से 30 के बीच में है। तो अभी भी ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए तो सेफर साइड रहेगा, बिकॉज मार्केट अभी जो है डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, कभी डाउन कभी अप, और ऊपर से बजट भी आने वाला है। तो मार्केट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। तो मे भी हो सकता है कि GMP में और ज़्यादा जो है आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिले। लेकिन अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। उस हिसाब से जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो इसको देख ही सकते हैं। पर लिस्टिंग गेन के लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए डे वन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है उसका ही देखने के बाद हमें बताना चाहिए और वेट और वॉच करके डे वन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही डिसाइड करना चाहिए और लिस्टिंग गेन उस समय का क्या रहेगा उसके हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो कुल मिलाकर लिस्टिंग गेन के लिए तो वेट करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो हम कर सकते हैं। पर यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, कोई भी अप्लाई करने के लिए सलाह नहीं दी जा रही है। आपको अपना रिस्क अपना एनालिसिस खुद करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया है जहां हम आपको बताते हैं कि कौन से न्यू IPO आने वाले हैं, उनके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं। तो डिसीजन आपका ही रहेगा आखिरी में कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।